नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। अमेठी से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाली है। आपको बता दें कि नामांकन करने से पहले स्मृति ईरानी ने अपने आवास पर पूजा पाठ और हवन किया और फिर बीजेपी कार्यालय वो पहुंचेंगी, जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ आज उनका रोड शो भी होने वाला है। उसके बाद नामांकन पत्र वो दाखिल करने वाली है। बीजेपी के रोड शो को लेकर प्रशासन ने रूट भी डाइवर्ट कर दिया है। इलाके में भारी और बड़े वाहनों के प्रवेश पर बड़ी रोक लगा दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले स्कूटी से चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाकर गौरीगंज कस्बे का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। वहीं गौरीगंज कस्बे में स्कूटी से पहुंची स्मृति ईरानी ने मौके का जायजा भी लिया है, तो आज नामांकन भी दाखिल करने वाली है। इससे पहले उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। स्कूटी में वो नजर आई तो स्कूटी चलाकर गौरीगंज के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, भ्रमण किया है पूरी गौरीगंज का, तो उनकी मुलाकात भी हुई है लोगों से। तो वहीं गौरीगंज कस्बे में स्कूटी से पहुंची थी स्मृति ईरानी, तो मौके का उन्होंने जायजा लिया है। यूपी के सीतापुर में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर एसपी ने मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी ने यह मुकदमा भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दर्ज कराया है। भड़काऊ बयान जिसमें आकाश आनंद के द्वारा बीजेपी को आतंकवादी बताए जाने और वोट मांगने आने पर जूतों से मारने की बात को मुख्य आधार बनाया गया। पुलिस ने आकाश आनंद के साथ ही साथ सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी और लखीमपुर से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा पर मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, सीतापुर बसपा जिलाध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने पूर्व सांसद और जेल में बंद बाहुबली धनंजय सिंह को डॉन बता दिया है। अभय सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह आज की तारीख में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान, पंजाब, यूपी में उससे भी बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसे किसी से खतरा नहीं है, बल्कि उससे सबको खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता अभय सिंह ने धनंजय सिंह के इशारे पर हमला कराने का आरोप भी लगाया था। अभय सिंह ने कहा था कि उन्हीं के इशारों पर लॉरेंस बिश्नोई ने मुझ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश के एटा में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि मैं अखिलेश यादव से ये पूछना चाहता हूं कि आपके प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या फिर नहीं। राहुल बाबा को भी पूछना चाहूंगा, सोनिया गांधी से भी मैं मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन दिया गया था, अखिलेश और डिंपल यादव को भी मिला था, लेकिन कोई भी वहां नहीं गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं,
उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरेली में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गरीब कमजोरों की जमीन पर कब्जा करने वाली माफिया सरकार नहीं चाहिए, हमें उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। हमें व्यापारी से रंगदारी वसूली करने वाले लोग नहीं चाहिए। व्यापारी को स्वनिधि देने वाली सरकार चाहिए, स्वनिधि का तोहफा देने वाली सरकार चाहिए। हमें गरीब और कमजोरों की लैंड पर कब्जा करने वाले माफिया नहीं चाहिए, हमें तो उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए और ये काम केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं कि जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। तो विपक्ष को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। तो योगी आदित्यनाथ लगातार यही कह रहे हैं कि अगर माफियाओं की हम लोग माफिया सरकार को नहीं आने देंगे, बल्कि जो लोगों के अधिकार दिलवाती है, जो मालिकाना अधिकार देते हैं, वो वाली सरकार आनी चाहिए। तो उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जिस तरह से चुनाव शुरू हुए हैं, लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो जो है जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच जो है वो यूपी में भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनेगी तो हम आपके राशन की गुणवत्ता अच्छी कर देंगे। बनाएगा न कोई हमारे गरीबों को अच्छा इंतजाम कर पा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा तो जो आपका राशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे। न कोई हमारे गरीबों को। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रायबरेली और अमेठी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पहले कहा गया था कि सीईसी की बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन फिर खेल हुआ और गेंद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में चली गई। खड़गे तो सबसे ज्यादा सस्पेंस बनाकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि नामांकन की तारीख से पहले ही सभी को नाम भी पता चल जाएगा। अब नाम फाइनल नहीं हुआ, यह हर कोई जान चुका है, लेकिन यहां समझने वाली ये बात है कि वो चुनौतियां जिनकी वजह से अभी तक कांग्रेस असमंजस से बाहर नहीं निकल पा रही है, उनके सामने काफी ज्यादा चुनौतियां दिख रही है। कहने को राहुल और प्रियंका कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के सामने पहाड़ जैसी चुनौती बनी हुई है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार अमेठी में भाजपा अपने विजय को दोहराने के साथ ही रायबरेली में कमल भी खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें जीतना है और अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी में बड़े अंतर से कमल खिले, इस पर हमारा ध्यान भी है, ताकि ये पता चल जाए कि ये कांग्रेस सपा का नहीं बल्कि भाजपा का गढ़ है। यहाँ मजबूती से तैयारियां भी चल रही है।
अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नज़र है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है और यह तैयारी मजबूती से चल रही है। अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी। खबर संभल से है, जहां पर संभल में चुनाव प्रचार के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। हमारी बेटी पिंकी यादव की आपके बीच अध्यक्षता, जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। अरे पीछे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बलिया सीट से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सनातन पांडे ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान सपा उम्मीदवार सनातन पांडे ने विवादित बयान भी दे दिया और विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर मतगणना में धांधली हुई तो लाश निकलेगी, मेरी या फिर कलेक्टर की। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सपा उम्मीदवार ने कहा कि पहले चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, जब आचार संहिता लगती थी तो पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाती थी। सनातन पांडे ने आगे कहा कि अब हमारे ऊपर हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव पहले आयोग के देखरेख में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार के दबाव में यहाँ प्रशासन आ गया और हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम भी किया गया। हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि अगर जनता हमें चुनाव हरा देगी तो हम जनता से ये वादा करते हैं कि काउंटिंग सेंटर से बाहर आ जाएंगे। अगर जनता ने मुझे चुनाव जितवा दिया लेकिन प्रशासन या फिर बीजेपी तंत्र ने चुनाव हरा दिया तो दशा में काउंटिंग सेंटर के बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या फिर कलेक्टर की लाश आएगी। जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे ज्यादा स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसी आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। जय श्री राम। यह पोस्ट मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने सोशल मीडिया में शेयर किया था। इस पोस्ट के बाद पार्टी संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं में तरह तरह की बातें होने लगी। लोग अलग अलग मायने भी निकालने लगे। थोड़ी ही देर में पोस्ट वायरल भी हो गया। ट्रोल होने पर करीब 3 घंटे बाद अरुण गोविल ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। इस पोस्ट पर कुछ राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि अरुण गोविल को चुनाव हराने के लिए पार्टी के ही नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया है, जिसका शिकार अरुण गोविल हुए हैं। चर्चा ये भी है कि क्या अरुण गोविल के साथ मेरठ में प्रचार वाहन से लेकर हर जगह साथ चलने वाले चेहरों ने उन्हें धोखा दे दिया है। मेरठ में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतदान के दूसरे ही दिन यानी कि 27 अप्रैल को ही अरुण गोविल अपनी पत्नी श्रीलेखा के साथ सुबह सुबह मेरठ छोड़कर मुंबई चले गए थे। 27 अप्रैल को जब पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनसे मिलने सहरावत हाउस पहुंचे तो वहां अरुण गोविल नहीं थे।
मतदान के बाद मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार मुंबई के लिए रवाना हो गए, जिस पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अरुण गोविल पर सोशल मीडिया के जरिए कटाक्ष किया है। अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पता चल रहा है कि मेरठ से भाजपा प्रत्याशी रहे अरुण गोविल जी चुनाव निपटने के अगले ही दिन मुंबई निकल गए। शायद इन्हें जनता के बीच रहने में दिक्कत थी। यह जनाब कल पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी भी कर रहे थे। अजय राय ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनसे मेरठ के मुद्दे पूछे तो इन्हें कुछ भी नहीं पता था। जवाब में ये बस इतना बोल पाए कि पहले चुनाव हो जाए फिर मुद्दे भी देख लेंगे। अब बताइए, ऐसे नेता से जनता को क्या उम्मीद होगी? ऐसे नेता कम, अभिनेता ज्यादा होते हैं। यूपी कांग्रेस के चीफ ने कहा, वैसे भाजपा के अधिकांश नेताओं की यही रीति और नीति रही है। उन्हें जनता और जमीन से कोई भी मतलब नहीं, वो बस पैराशूट पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। यूपी के गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो वीडियो 1 साल पुराना है और भाषण आधा है। अब कांग्रेस के मैनेजर इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी ने भी इस बारे में कुछ कहा या फिर लिखा है। वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। मेरा ये भाषण 1 साल पुराना है, जो 24 सितंबर 2023 को दिया गया था, जब मैं कांग्रेस के साथ था, और आज मैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हूं। कांग्रेस जो दुष्प्रचार और साजिश रच रही है, उससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और पिछले 25 सालों से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, झूठे फर्जी बयानों से उनको जोड़ना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है और ये वो लगातार करते आ रहे हैं। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं, वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। जबकि सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई, और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के सारे नेता बड़ी मेरे भाषण की तारीफ करते थे और कहते थे वाह क्या बात है। और है ना, सभी नेताओं ने मुझे फोन कर करके, राहुल गांधी जी खुद हरिद्वार आए थे और मैंने उनकी गंगा आरती कराई थी। खबर हरदोई से, जहां पर हरदोई में गर्रा नदी में डूबने से एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई। घटना के समय मृतक युवक मां और भाई के साथ सब्जी तोड़ने नदी किनारे गया हुआ था। इस दौरान युवक नदी में नहाने लगा। नदी में नहाते समय ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। पूरा मामला पाली कस्बा का बताया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना दलपतपुर काशीपुर मार्ग से गुजर रहे लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार डंपर ने दलपतपुर से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखन सिंह अपने 2 बेटों चंद्रभान और चंद्रसेन के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से जनपद रामपुर के किसी गांव में भूसा लेने जा रहा था। जैसे ही दलपतपुर काशीपुर मार्ग थाना भगतपुर की सीमा पर स्थित मिलक मेवाती गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से खाई में जा गिरी, जहां पर 2 युवक की मौत हो गई है। एक का नाम चंद्रभान था और एक का चंद्रसेन। दोनों ये भूस लेने के लिए जा रहे थे ट्रैक्टर लाई से, पीछे डंपर वाले ने टक्कर इनको मारी। ये कब निकले थे घर से? ये घर से निकले थे लगभग 4 साढ़े 4 बजे थे। अच्छा, दोनों भाई थे? दोनों भाई थे। कहाँ जा रहे थे ये जा रहे थे भूस लेने। उन्होंने खैरखाती से पहले भूस लिया था, तो वहाँ भूसा लेने जा रहे थे। गाय हुए पालती है, मजदूर आदमी है, मजदूर करते हैं, लोग पालते हैं। पिताजी भी गाड़ी में, उनके भी चोट लगी हुई है, वो टिलाई से दूर जाकर। जो मतलब एक गंभीर है, बाकी 2 की क्या कंडीशन थी? हाँ, 2 बच्चे हैं नन्हे छोटे छोटे, एक 3 साल का है, अच्छा, लड़की है और एक 2 साल की लड़की है।
संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चौबे रविवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि देश में बीजेपी की लहर चल रही है। वहीं इंडिया अलायंस पूरी तरह से फ्लॉप भी साबित हुआ है। बीजेपी में शामिल कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जन जन तक पहुंचने में कामयाब हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे निश्चित ही संत कबीर नगर जिले में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जरूर जीतेगी। प्रदेश मुख्यालय में संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में लोकसभा संसदीय सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। यहां 2014 से लगातार बीजेपी से विनोद सोनकर सांसद है, तो वहीं अभी भी जनता विकास से काफी दूर नजर आ रही है। लेकिन जनसभा में सांसद अपनी उपलब्धि का लगातार ढिंडोरा पीट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार सिराथू विधानसभा के लोहंदा गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीण बिजली, सड़क, पानी, नाली, खड़ंजा जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान न हो पाने से काफी नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने बिजली, पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर प्रदर्शन किया है। तो वहीं चुनाव प्रचार बहिष्कार की सूचना मिलने से प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। फिर प्रशासन ने सिराथू के एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अफसरों को भी भेजकर ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की है। प्राप्त हुई है कि लोहंदा गांव में अपनी नाली, खड़ंजे को लेकर के कुछ समस्याओं के तहत उन लोगों ने बहिष्कार करने का कहा है और शायद कोई रैली निकाली है। मैंने तत्काल ही तहसीलदार को टीम के साथ वहां पे भेज दिया है कि उनकी समस्याओं के संबंध में पूरी तरह से जान लें। उसके पश्चात हम लोग भी देखेंगे। वर्तमान में कोई नया कार्य प्रारंभ, आदर्श आचार संहिता के कारण कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात उनकी समस्याओं के संबंध में पूर्ण निराकरण किया जाएगा। और जहां तक बहिष्कार की बात, हरदोई के बिल्हौर कटरा हाईवे पर सवायजपुर के पास जानवर सामने आ जाने से एक वैगन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आज प्रातः 5 बजे थाना सवायजपुर के वृंदावन तिराहे पर एक वैगन आर कार अनियंत्रित होकर बबूल के पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 8 व्यक्तियों में चोटें आईं, जिनको अस्पताल भेजा गया, जहां पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। शेष 6 उपचार चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मार्ग व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रयागराज के मुठीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लकड़ी की दुकान में अचानक से आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे आग लगने की सूचना भी मिली। लकड़ी के गोदाम में लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप उसने धारण कर लिया। लकड़ी की दुकान के दोनों फ्लोर पर आग लगी। करीब 100 फीट ऊंचाई पर लगी आग से निकलते हुए धुएं और लपटों ने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया। घटना को देखने के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। फिर चीफ फायर अफसर राजीव कुमार पांडे ने ये बताया कि सुबह 3:55 पर हम लोगों को आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हम 2 फायर टेंडर साथ लेकर आ गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।